सो यहाँ पे हम शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, दैट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड फ्रॉम इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी में को बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आपको सिर्फ फैक्ट्स याद रखने हैं ज़्यादातर, और उसके साथ साथ कंसेप्ट भी इसमें हमें देखने मिलते हैं। तो यहाँ पे हमें कंसेप्ट भी देखने मिलते हैं। तो यहाँ देखेंगे, अभी सिर्फ मेरे स्लाइड पे आपका ध्यान होगा। स्लाइड पे जब आप ध्यान देते हैं तो सबसे पहले देखेंगे तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कुछ बेसिक चीज़ें सबसे पहले हमें पढ़नी होती है। और बेसिक चीज़ें जो है ये काफ़ी इजी चीज़ें हैं। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इन ईयर 1600 में क्वीन एलिजाबेथ जो थी, उन्होंने, वो वहाँ की क्वीन हुआ करती थी इंग्लैंड की। इंग्लैंड में जो क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ, उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी को ये परमिशन दी थी कि आप इंडिया में जाके ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यही परमिशन के साथ साथ वो इंडिया में जो रूलर थे उनके पास परमिशन लेने आते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में अपनी यहाँ पे, हाँ, इंडिया में आती है ट्रेड करने के लिए, है ना, फॉर ट्रेडिंग पर्पज, यानी यहाँ पे वो व्यापार करने के लिए आती है, कोई रूल करने के लिए नहीं आती है। उसके बाद 1765 में उसको दीवानी राइट्स मिल जाते हैं बंगाल, बिहार और ओडिशा पे। अगर हम देखते हैं अब हम अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में हमें पता है कि 1757 में क्या हुआ था। जिन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री देखी है वो बताएंगा, जिन्होंने नहीं देखी है वो, उन्होंने नहीं बताया तो भी चलेगा, वो बाद में जब उसे देखेंगे तब बता सकते हैं। 1757 में बैटल 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 ऑफ प्लास बैटल ऑफ प्लासी। 1764-65 में, 64-65 में बक्सर, है ना, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर बैटल ऑफ बक्सर जब जीत गए तो ब्रिटिश क्राउन को कहीं ना कहीं दीवानी राइट्स मिल गए। अब यहाँ पे देखिए कंसेप्ट क्लियर करते करते जाना है। एक बार सब चेक कर लेंगे सबका फोन म्यूट है या नहीं, है ना, आपको आंसर करके म्यूट करना है, यस। हाँ, तो देखिए 1765 में दीवानी राइट्स मिले। जो जो चीजें मैं बोल रहा हूँ उसे अच्छे से माइंड में रखेंगे। माइंड में रखने के साथ साथ आप उसे कहीं ना कहीं अगर लिखना है तो लिख के भी रख सकते हैं अगर आपको याद नहीं रहता। तो दीवानी यानी राइट्स ओवर रेवेन्यू, रेवेन्यू राइट्स, है ना, रेवेन्यू कलेक्शन करने के राइट्स होते हैं, ये मिलते हैं कंपनी को। कंपनी यहाँ पे वॉर जीत जाती है, वॉर जीतने के कारण उनके अंडर एरिया आ जाता है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की बात करें तो आज ये अलग अलग स्टेट्स है, बट उस वक्त ये पूरा बंगाल का हिस्सा हुआ करते थे। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो बंगाल में आया करते थे पहले, वो पूरी जगह पे राइट्स मिल गए, वो थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे रेवेन्यू जो है उसे लोगों से कलेक्ट कर सकती थी, यानी वो अपना प्रॉफिट रेवेन्यू के थ्रू भी बना सकती थी। 1857 तक ही वो उनकी चीजें चली और 1857 में एक रिवोल्ट हुआ। आपको पता है 1857 में रिवोल्ट हुआ। रिवोल्ट में मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, जैसे कि तात्या टोपे, है ना, काफी सारे, नाना साहेब हो गए, बहादुर शाह हो गए, है ना। तो ये सब जो लोग थे ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आगे आते हैं। और 1858 में एक सिपाही म्यूटिनी हो जाता है। सिपाही म्यूटिनी हुआ जिसके कारण ब्रिटिश क्राउन जो था, ब्रिटिश क्राउन ने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं क्या किया, तो खुद ही पूरे हाथ में ले लिया अपना रूल जो ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। तो हमें ये हिस्ट्री का पार्ट हो गया, ये हमें फिलहाल याद नहीं रहा तो चलेगा। हमें ये याद रखना है कि 1773 से जिन्होंने रूल किया वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी हुआ करती थी जो इंडिया पे रूल कर रही थी। और यहाँ पे 1858 में जब नया लॉ आता है 1858, अब यहाँ पे 1773 क्यों लिया, 1765 से क्यों नहीं लिया, क्योंकि पहला जो एक्ट आया वो 1773 में, और हम पॉलिटी को पढ़ रहे हैं। अगर हम पॉलिटी को पढ़ेंगे तो हम एक्ट वाइज जाएंगे। तो फर्स्ट एक्ट 1773 में आया कंपनी के लिए, इसीलिए 1773 में फर्स्ट एक्ट, और 1858 में आखिरी एक्ट आता है कंपनी के लिए। क्राउन रूल बाद में शुरू हुआ, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली हम पे रूल करने लगे और उनका रूल शुरू हुआ 1858 से, जो नया एक्ट आया वहां से, और ये चला 1947 तक, जहां आखिरी एक्ट है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। तो यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये स्लाइड में हिस्ट्री वाले पार्ट में डाउट रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस यहाँ पे है तो बताइए। हाँ, यस, पूछ लीजिए, कहीं भी डाउट रहा तो पूछिए। ये स्लाइड, लास्ट 2 पॉइंट्स एक बार फिर से। ये 2 पॉइंट्स, यस सर। यस। देखिए, अगर हम इंडियन पॉलिटी की बात करें तो इंडियन पॉलिटी में जो फर्स्ट एक्ट हम पढ़ने वाले हैं वो एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जो कंपनी के लिए बनाया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए रूल्स बनाए गए थे, इसीलिए इनका रूल हम स्टार्ट हुआ था 1773 से, ऐसा समझते हैं, पहले एक्ट से। और इनका जो लास्ट एक्ट बना इनके लिए वो 1858 का एक्ट बना, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया था क्राउन ने। 1858 के एक्ट में ऐसा कहा था कि आपका जो रूल है वो खत्म कर दिया जाता है इंडिया में, और अब रूल जो होगा वो क्राउन करेगा। क्राउन यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो वहां पे रूल करेगा, क्वीन या किंग जो भी थे वो रूल करेंगे। इसलिए क्राउन रूल शुरू होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म कर दिया जाता है। क्राउन आता है इंडिया में और क्राउन अपना रूल करना शुरू करता है, और इनका रूल चलता है 1947 तक, जो आखिरी एक्ट आया इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के कारण हमें मिला इंडिपेंडेंस, और इसीलिए इसको क्राउन रूल कहा जाता है। ओके, ठीक है। हाँ, यस। ये जो एलन रॉय है, हाँ, इन्होंने यस। फर्स्ट टाइम कॉइन किया था हाँ 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 कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड। हाँ, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, है ना।
सो हाँ, ये भी बताता हूँ, ये एक पॉइंट छूट गया था। तो यहाँ तक आपको पता चला, ये 2 पॉइंट जो आखिरी के थे। ये 2 पॉइंट मैं आपको ये बता दूं कि ये 2 पॉइंट आपके जब ये चैप्टर खत्म होगा तो पूरी तरह क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो अभी इसके लिए डरने की आपको जरूरत नहीं है। तो आगे चलते हैं, एक और आपको बता दूं कि 1934 में सबसे पहले हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ये एम एन रॉय ने बोला था। एम एन रॉय ये कहते हैं कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए। और ये जो पॉइंट है ये मेनली हम मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये एक फैक्ट है, इसको याद रखेगा। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हम पढ़ेंगे 1934 में एम एन रॉय ने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए इंडिया का सेपरेट खुद का। और 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली ये डिमांड की थी कि हमें अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अधिकार दिया जाए, है ना। तो ये चीजें हैं। तो यहां तक की पॉइंट्स आपको क्लियर है। तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं सबसे पहले वो होगा कंपनी रूल। कंपनी रूल अगर आप देखिए, आप जब भी कुछ लिखते हैं या कुछ लिखने जाते हैं तो सबसे पहले जैसे कंपनी रूल लिखते हैं तो आप लोगों को पता है ईयर कौन सा आएगा, है ना। तो आप लोग मेरे साथ साथ बोल सकते हैं, म्यूट पे रहा तो भी आप बोलेंगे, यानी म्यूट पे भी आप बोलेंगे तो आप खुद के लिए बोल रहे हैं। तो मेरे साथ साथ बोलते हैं आप। तो 1773 से इनका रूल चलता है 1858 तक, यानी 1773 से 1858 के पहले तक के जितने भी एक्ट बनते हैं, यानी 1853 का एक्ट, ये पूरे कंपनी के लिए थे। तो कंपनी रूल जो हम पढ़ेंगे 1773 से 1858 तक के एक्ट हम यहाँ पे पढ़ते हैं। बट 1858 का एक्ट कॉमन ऐसा मान लीजिएगा दोनों के लिए यानी कंपनी के लिए भी और क्राउन के लिए भी, क्योंकि वहां पे क्राउन कंपनी के लिए कुछ लिखा हुआ था। कंपनी के लिए क्या लिखते हैं वो, कंपनी के लिए लिखते हैं कि आपका रूल खत्म कर दिया जाता है। क्राउन के लिए लिखते हैं कि हमारा रूल शुरू होता है और हम वाइस रॉय आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, ये सब क्राउन के लिए। बट कंपनी के लिए भी 1858 का लॉ इसीलिए था क्योंकि वहां पे लिखा था कि आपका रूल खत्म कर दिया जाता है इस देश में। खत्म करने का पीछे का रीजन था कि सिपाही म्यूटिनी हुआ, रिवोल्ट हुआ 1857 में, और कंपनी ने ये रीजन, क्राउन ने ये रीजन दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि आप इस देश को संभाल सकते हैं, क्योंकि इस तरह से जो रिवोल्ट होता है, अभी तो हम बच गए, बट अगर इनका रिवोल्ट जो था वो एक टाइम पे होता या फिर ऑर्गेनाइज तरीके से होता तो आपको शायद यहाँ से जाना पड़ा होता, आप हार गए होते। सो हम ये रिस्क नहीं ले सकते आपको इस देश में रख के, अब आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। ये चीजें हुई तो यहाँ से कंपनी का रूल खत्म हुआ। अदरवाइज इंडिया में ब्रिटिश ने जो रूल शुरू किया वो एक प्राइवेट कंपनी ने शुरू किया। अब आप देखोगे कि प्राइवेट कंपनी जो थी, प्राइवेट कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे अगर हमारे यहाँ पे कोई एबीसी नाम की कंपनी, वो किसी के साथ ट्रेड करना चाहती है किसी कंट्री के साथ, तो उसको हमारी गवर्नमेंट की परमिशन लेना पड़ेगा सबसे पहले कि क्या मैं उस कंपनी के साथ, उस कंट्री के साथ ट्रेड कर सकती हूँ। अगर हमारी गवर्नमेंट हाँ बोलेगी तो वहां पे जाना पड़ेगा उस कंट्री पर, वहां के कंट्री के जो भी हेड होंगे उनसे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, क्या मैं आपके कंट्री में ट्रेड कर सकता हूँ। यही कंपनी ने किया, और प्राइवेट कंपनी जो थी उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। इस तरह से ये रूल शुरू हुआ। तो कंपनी रूल जो है इसके बारे में पढ़ते हैं। कंपनी रूल में जो पहला एक्ट आप पढ़ते हैं अपने बुक्स में या फिर जहां भी, वो आता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ ईयर 1773। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हम पढ़ रहे हैं। और याद रखिएगा ये एक्ट, हर एक एक्ट पढ़ने के बाद मैं आपको क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। अगर आप मुझे अलाउ करते हैं तो मैं आपके नाम लेके भी पूछ सकता हूँ, आपको और मजा आएगी। या फिर रैंडमली किसी, या फिर आप जिसकी इच्छा हुई वो भी आंसर कर सकता है। तो क्या लगता है, नाम लेके पूछो तो मजा आएगी? यस, मजा आएगी ना। नहीं और देखिए आंसर नहीं आया तो कोई बात नहीं, हमें क्या करना है, देखिए अभी यहाँ क्या होगा, जो आंसर क्वेश्चन जो मैं आपको पूछ रहा हूँ ना, वो क्वेश्चन आपको पूरे आखिरी तक याद रहेगा। क्योंकि आपको ये क्वेश्चन अगर आया एग्जाम में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से, तो आप बोलेंगे हाँ सर ने वो क्वेश्चन पूछा था मुझे, नहीं इसका आंसर यही है। तो ये बहुत बड़ा फायदा होता है आपको क्वेश्चन पूछने का ना, तो ये बहुत एक पॉजिटिव चीज होगी। तो देखिए सबसे पहले गवर्नर हुआ करते थे, 3 गवर्नर, यानी ब्रिटिश के पास 3 प्रोविंसेस थे मेनली, समझ जाइए। एक था बंगाल, एक था बॉम्बे, और एक था मद्रास। आज का जो बंगाल है ऐसा बंगाल नहीं, आज का बंगाल वेस्ट बंगाल है, आज का बॉम्बे मुंबई है, ये प्रोविंसेस है। बंगाल में बहुत सारे स्टेट्स, बॉम्बे में भी अलग अलग, सूरत भी बॉम्बे में आता था उस टाइम पे। तो आज का मुंबई कल का बॉम्बे था ऐसा नहीं है। मद्रास जो आज का चेन्नई वो मद्रास था ऐसा नहीं। मद्रास में काफी सारे अलग अलग सिटी, बहुत सारी जगह आती थी, है ना। तो मद्रास सिर्फ यानी तमिलनाडु तक का ही नहीं था, तो मद्रास बहुत बड़ा प्रोविंस हुआ करता था। चेन्नई जो है वो एक सिटी है। तो बंगाल, बॉम्बे और मद्रास जो है ये 3 प्रोविंसेस हुआ करते थे ब्रिटिश के पास। अब एक चीज बताइए, इंडिया की आज के सिचुएशन में इंडिया का हेड हम किसको कहते हैं? प्रेसिडेंट। हाँ यस, प्राइम मिनिस्टर तो भी है, प्राइम मिनिस्टर है हमारे, अगर कहेंगे तो, है ना। तो मेन लीडर तो है, हेड ऑफ गवर्नमेंट है। और हेड ऑफ स्टेट अगर हम कहेंगे तो प्रेसिडेंट को कहेंगे, हाँ यस, गवर्निंग हेड। और प्रेसिडेंट क्या है? हेड ऑफ द स्टेट, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको हेड कहा गया वो प्रेसिडेंट है। अब देखिए
ये होते हैं। अब इंडिया में अलग अलग स्टेट्स है, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, उसके साथ साथ गुजरात है, यूपी है। ऐसे जो अलग अलग स्टेट्स है, इन अलग अलग स्टेट्स में जो रखे गए हैं वो होते हैं गवर्नर। आज की भी सिचुएशन। तो ऐसी सिचुएशन थी कि प्रेसिडेंट के अंडर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में गवर्नर होते हैं। उस टाइम भी ब्रिटिश ने ऐसा ही सिस्टम बनाया था। प्रेसिडेंट के जगह सिर्फ नाम उन्होंने जो बदल के दिया था वो था गवर्नर जनरल। प्रेसिडेंट की जगह वो गवर्नर जनरल ये नाम यूज करते थे। तो इनको क्या करना था, बंगाल से रूल करना था पूरे इंडिया के प्रोविंसेस पे। तो बंगाल से रूल करना था, तो बंगाल के गवर्नर की पोस्ट बढ़ानी पड़ेगी। तो इन्होंने पोस्ट बढ़ाने के लिए इसको बना दिया गवर्नर जनरल। बॉम्बे और मद्रास वाले जो गवर्नर थे वो रह गए गवर्नर, यानी बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे, इनके अंडर आ गए बॉम्बे और मद्रास। ठीक है, यहां तक क्लियर नहीं है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेंगे, या फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और ये अकेले तो इतना काम नहीं कर सकते, इसीलिए मींस ही वाज असिस्टेड बाय अ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स। है ना, द 4 मेंबर्स विल बी देयर, वुड बी, यानी उस वक्त की बात थी ये कि उन्होंने ये बोला कि 4 मेंबर्स उनके इसमें रहेंगे, है ना, इन वॉरेन हेस्टिंग्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये यहाँ पे हमें पता चलता है, ये 4 लोगों के साथ मिलकर वॉरेन हेस्टिंग यानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल काम करेंगे। और गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास जो थे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर डाल दिए। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया कलकत्ता में 1774 में। और उस सुप्रीम कोर्ट में 1+3 जजेस, 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। आज कितना है स्ट्रेंथ हमारे सुप्रीम कोर्ट की? 1 चीफ जस्टिस प्लस 33 अदर जजेस। वेरी गुड, 33 अदर जजेस। तो ये करंट अफेयर का इशू है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उस वक्त जो था उसमें 1+3 जजेस डाले थे, 33। और उस वक्त जो थे उसमें प्राइवेट ट्रेड उनको अलाउ नहीं किया। प्राइवेट ट्रेड में क्या करते थे बताता हूँ। जैसे शिप आ रही है, अगर शिप आ रही है इंग्लैंड से इंडिया में, वो शिप में ये लोग अपनी कुछ सामान लेके आते थे जो इनको इंडिया में बेचना है। तो ये अपना खुद का भी व्यापार कर लेते अपना। अभी देखिए, दिन भर ऑफिस में बैठे, शाम को कुछ टाइम मिल गया, वहां पे अपना खुद का व्यापार कर दिया, अपना खुद का ट्रेड कर दिया, किसी और के साथ उन्होंने अपना ट्रेड कर दिया। ऐसे यहाँ के ऑफिसर्स या जो भी सर्वेंट्स थे कंपनी के, वो लोग ये काम करते थे। तो या इसके कारण क्या हो जाता था कि इसके कारण ब्राइब लेना और ये कोई ब्राइब लेना या फिर कोई भी चीज होगी, ये सब यहाँ पे शुरू हो चुकी थी, है ना। सो इनको प्राइवेट ट्रेड नहीं करना अलाउ किया था। इंडियंस के से ब्राइब नहीं लेना है, उसके साथ साथ कोई गिफ्ट नहीं लेना है। तो कैसे होता, ऑफिसर्स को काफी सारे लोग गिफ्ट लाके, सर हमारे तरफ से ये गिफ्ट आपके लिए, ये गिफ्ट अगर आपके लिए मिल रहा है इसका मतलब ये है कि वो आपको खुश करना चाहता है। अगर आपने उसका एहसान के तौर पे उसका गिफ्ट ले लिया, इफ यू हैव एक्सेप्टेड द गिफ्ट फ्रॉम हिम देन यू हैव टू वर्क फॉर हिम, जब वो बोलेगा तो। सो ये उन्होंने कहा कि प्राइवेट ट्रेड ये अलाउ नहीं रहेगा आपको, और आप एक्सेप्ट गिफ्ट और हम ये कहेंगे कि ब्राइब भी नहीं ले सकते, प्रेजेंट या फिर ब्राइब नहीं ले सकते नेटिव से, इंडियन लोगों से। ताकि क्योंकि कैसा था कि इंडियन लोगों को आपको इतने पास नहीं करके लेना था खुद के, इसलिए इन लोगों को कहा कि आप प्राइवेट ट्रेड भी नहीं करोगे और कुछ भी उनसे नहीं लोगे। तो इतनी चीजें हमको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में याद रखनी है। और अगर आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, अब आपको पता है कोई भी जो कंपनी होती है उसमें डायरेक्टर्स होते हैं, है ना। हर एक कंपनी में डायरेक्टर होते हैं, और ये डायरेक्टर जो है वो उस कंपनी का पूरा सब कुछ संभालते हैं ना। तो ये डायरेक्टर जो है इस कंपनी में भी डायरेक्टर हुआ करते थे। सो ये डायरेक्टर तो यहाँ रहेंगे ही, बट कंट्रोल अब तक नहीं आया है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, ये चीज तो नॉर्मल है। सो एक बार फिर से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे उन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। अब गवर्नर जनरल बनाया तो बाकी 2 जगह को इनके अंडर डाल दिया गया, बॉम्बे और मद्रास को। फर्स्ट गवर्नर जनरल जो बने वो वॉरेन हेस्टिंग बने। इनके पास एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी जिसमें 4 मेंबर हुआ करते थे। सुप्रीम कोर्ट बनाने का एक प्रोविजन था इस एक्ट में, और सुप्रीम कोर्ट बनाया गया 1774 में। और इस सुप्रीम कोर्ट में 1+3 जजेस हमें देखने मिले। प्राइवेट ट्रेड इनको करना अलाउ नहीं किया था। ये है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ ईयर 1773, है ना। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ। सर वो डायरेक्टर का संबंध। हाँ, डायरेक्टर का बता देता हूँ। डायरेक्टर कैसा था कि कोई भी कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं जो कंपनी के बारे में डिसीजंस लेते हैं। अब कंपनी के बारे में जो डायरेक्टर ये अगर डिसीजन ले रहे हैं तो आपके बुक में एक पॉइंट कभी कभी लिखा हुआ दिखेगा कि अब रेवेन्यू के इनके पास राइट मिल चुके थे। रेवेन्यू के राइट तो इनको 1765 में मिल गए। अब रेवेन्यू कलेक्ट कितना किया कंपनी ने, कितना नहीं, ये सब चीजें इस डायरेक्टर्स जो होंगे इस कंपनी के, उनको कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, है ना। ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि हमने कितना कमाया, कितना पैसा लाया, कितना क्या हुआ, कैसे हमारे चीजें चल रही है, क्या हम वॉर कर रहे हैं। तो ये सब डायरेक्टर के अंडर आता था। मिलिट्री, सिविल चीजें, है ना, कंपनी के बिजनेस, हर चीज डायरेक्टर के अंडर आता था। तो ये जो डायरेक्टर था इनका एक ग्रुप था, है ना। तो ग्रुप जो था डायरेक्टर का, तो ये सब। यस यस, कोई पूछना चाहता है
या फिर देखिएगा, एक बार चेक कीजिएगा सबके फोन अनम्यूट है। यस, ओके, सो हाँ, तो यहाँ पे सबके फोन म्यूट है। सो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले तो मैंने जैसे कि आपको बताया, अभी आपको ये समझ गया डायरेक्टर का काम क्या था इस कंपनी में। मिलिट्री वॉर कर रही है कंपनी, देखिए पहले बहुत वॉर हुए, एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो सिख वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, ये सब वॉर जो कर रही थी कंपनी, ये डायरेक्टर के डिसीजन होते थे। डायरेक्टर ये सोचता था कि रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करना है, कहाँ से कलेक्ट करना है। डायरेक्टर ये सोचता था कि लोगों को क्या राइट्स देना है, लोगों के साथ क्या करना है क्या नहीं, पूरा काम डायरेक्टर का था। बट यहाँ पे ये लिखा था कि जो डायरेक्टर्स थे, इनको जो भी वो काम कर रहे हैं, वो सभी कोई काम जो वो कर रहे हैं प्राइवेट कंपनी में रह के, ये गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ठीक है यहाँ तक? Sir, हाँ, यस they mentioned the four members executive council, no? यस। Why they mention executive only, not legislative? बिकॉज स्टिल मीन्स यहाँ तक ये जो है, ये जो कंपनी है, कंपनी को अब तक लॉ मेकिंग पावर्स नहीं दिए थे क्राउन ने। क्राउन ने अभी जो लॉ बन रहे थे, वो लॉ यूके यानी इंग्लैंड से ही बन के कंपनी के लिए आ रहे थे। कंपनी स्टिल यानी उनको लॉ मेकिंग पावर नहीं थे, उनको सिर्फ जो लॉ बन के आ रहे उसको एग्जीक्यूट करने का काम था। दैट्स व्हाई दे हैव गिवन दैट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ओनली एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ओके, Okay, sir. यस। और किसी को कोई डाउट? सर इस एक्ट में बंगाल जो है वो ज्यादा ओवरपावर्ड हो गया था ना एज कम्पेयर टू बॉम्बे और यस यस यस, एग्जैक्टली, है ना। तो पूरा जो रूल चल रहा था वो बंगाल से ही चल रहा था यहाँ पे, ब्रिटिश का, है ना। बंगाल मीन्स इंडिया, ऐसा उन्होंने समझ लिया था। सर ओके, ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन था क्या कि बंगाल को ही चूज किया गया रादर देन बॉम्बे एंड मद्रास? Bengal was the richest province at that time. That's why company chosen the Bengal to be means the state from where the company can rule the whole India. है ना, बंगाल इज द रिचेस्ट प्रोविंस एंड मैक्सिमम जो ट्रेड था कंपनी का वो बंगाल से ही चलता था। दैट्स व्हाई, दैट्स द मेन रीजन। ओके, यस यस। ओके, सो चलिए आगे के एक्ट पे चलते हैं। 1773 के बाद जो आगे का एक्ट आने वाला है उसका नाम है अमेंडिंग एक्ट 1780। यस यस, कोई कुछ पूछना चाहते हैं? ओके ओके, यस यस, ओके ओके, हाँ म्यूट हो गया। यस, सो अभी सबको आवाज क्लियर है मेरी विदाउट एनी डिस्टर्बेंस? तो मैं अगला अमेंडिंग एक्ट स्टार्ट करता हूँ। यस, आई विल स्टार्ट द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। 1781 का जो अमेंडिंग एक्ट था उसमें कुछ नहीं, सिर्फ जो ये जो एक्ट था जिसे हम कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए, इसमें कुछ चेंजेस किए गए। चेंजेस ये थे जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें चेंजेस किए गए। सुप्रीम कोर्ट को पहले पावर थी हर एक चीज पे केसेस करने की। अब सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन यानी सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर गवर्नर जनरल को कर दिया गया, गवर्नर जनरल के काउंसिल को कर दिया गया। कंपनी के सर्वेंट्स, रेवेन्यू मैटर्स, हर चीज को सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन जो था ये इनके पास नहीं था, है ना। इनका जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं था, इनके पावर यानी गवर्नर जनरल का कोई प्रॉब्लम है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें कुछ नहीं करेगा, काउंसिल का कुछ नहीं करेगा, सर्वेंट का कुछ नहीं, रेवेन्यू मैटर पे भी वो काम नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ काम करेगा जो लोग कैलकाटा में रहते हैं उनके लिए। कैलकाटा के अलावा जो बाकी प्रोविंसेस में लोग रह रहे उनके लिए भी सुप्रीम कोर्ट काम नहीं करेगा। बाकी प्रोविंसेस के लिए प्रोविंशियल कोर्ट्स बनाए थे। अब अगर समझ जाइए कि बॉम्बे प्रोविंस है तो बॉम्बे प्रोविंस के लिए बॉम्बे प्रोविंशियल कोर्ट रहेगा, मद्रास के लिए मद्रास प्रोविंशियल कोर्ट रहेगा। ये सब कोर्ट रहेंगे जहां पे मद्रास के लोग वहां जाएंगे, बॉम्बे के लोग वहां जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे वो है सिर्फ कैलकाटा के लोग। लॉ जो चलाते थे वो उन्होंने कोई एक जैसा लॉ नहीं रखा था। हिंदू के लिए हिंदू लॉ, हिंदू की कोई केसेस है तो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग चलती थी, मुस्लिम की जो केसेस है मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग चलती थी। ये भी इस एक्ट में बताया, अमेंडमेंट किया। तीसरा अमेंडमेंट ये किया कि देखिए जैसा क्या होता है आज के डेट में कि हाई कोर्ट से अगर आपको अपील में जाना है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। यहाँ पे हाई कोर्ट से अगर हाई कोर्ट यानी आप समझ जाए प्रोविंशियल कोर्ट, प्रोविंशियल कोर्ट से अगर अपील में जाना है तो आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। प्रोविंशियल कोर्ट से अगर आपको अपील में जाना है तो अब आप गवर्नर जनरल काउंसिल में जाएंगे। गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी दे विल टेक द डिसीजन कि आप जो सोच रहे हैं कि अपील में जाऊंगा तो ऐसा होना चाहिए नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट तो ये जो आपने डिसीजन लिया है इसके बारे में बात करेगा गवर्नर जनरल काउंसिल, ये लेगा आपका फाइनल डिसीजन। ये है आपका थर्ड पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट में ये कहा जाएगा कि ये जो प्रोविंशियल कोर्ट्स है इनके लिए जो भी रूल्स और रेगुलेशन रहेंगे ये गवर्नर जनरल का काउंसिल बनाएगा और कोई नहीं बनाएगा, है ना। सुप्रीम कोर्ट की बात अलग होगी, प्रोविंशियल कोर्ट की बात अलग हो गई थी यहाँ पे, है ना। तो रेगुलेशन जो भी है ये काउंसिल के लिए खुद के लिए हो या प्रोविंशियल कोर्ट के लिए हो बनाए जाएंगे वो है गवर्नर जनरल काउंसिल के ही द्वारा।
तो ये अमेंडमेंट था। इस अमेंडमेंट में सिर्फ इतना किया गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन था वो थोड़ा कम कर दिया गया, और प्रोविंशियल कोर्ट से भी सुप्रीम कोर्ट में आपको नहीं जाना अलाउ था। अभी आप प्रोविंशियल कोर्ट से भी जाएंगे तो वो काउंसिल में जाएंगे अपील लेके। ठीक है, यहाँ तक सबको वेरी इजी है एक अमेंडमेंट। यस, है ना? Yes, sir. तो बेसिकली इस एक्ट में सिंपल यही हुआ ना कि सुप्रीम कोर्ट के यस, जुरिस्डिक्शन कम कर दिया। यस, सुप्रीम कोर्ट के पावर्स को ज्यादा उन्होंने अच्छे से हमारे सामने प्रेजेंट किया कि क्या एग्जैक्ट पावर्स है सुप्रीम कोर्ट की। ओके, तो आज का फर्स्ट में रेगुलेटिंग एक्ट में नहीं था, नहीं था, उन्होंने सिर्फ बोला कि यस, रेगुलेटिंग एक्ट में सिर्फ उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट रहेगा और सुप्रीम कोर्ट काम करेगा। अब कहाँ काम करेगा, कहाँ नहीं, तो पूरे ऑल ओवर जहाँ ब्रिटिश रूल करते वहां काम करेगा, बट यहाँ ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट हर जगह नहीं, तो सिर्फ कलकत्ता में काम करेगा। चलिए आगे। यस, चलते हैं आगे। तो सबको यहाँ तक चीजें क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यस, है ना? सो सबकी आवाज आनी चाहिए बीच Yes, बीच sir. में। Yes, sir. यस यस या चलिए, तो आपको मैं अभी अब तक अब 2 एक्ट पढ़ चुके हैं। अमेंडिंग एक्ट पढ़ा आपने और रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा। तीसरा एक्ट पढ़ के मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। तीसरा एक्ट जो इसे पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है 1784 का। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। तो पिट्स है कौन? पिट जो है ये नाम इनको क्यों दिया गया? क्योंकि जब ये एक्ट बना तो जो ये है ब्रिटेन, या हम कहेंगे यूके, वहां के जो प्राइम मिनिस्टर जो थे उनका नाम था पिट, इसलिए इस एक्ट को कहा जाता है पिट एक्ट। तो प्राइम मिनिस्टर जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्राइम मिनिस्टर वो है विलियम पिट। तो विलियम पिट ने रखा था ये एक्ट, इंडिया ऐसा ऐसा चलेगा। तो सबसे पहले देखिए, कंपनी जो थी, पहले डायरेक्टर्स जो थे वो क्या क्या काम करते थे। मिलिट्री भी डायरेक्टर देखते थे, जो कमर्शियल चीजें वो भी डायरेक्टर देखते थे, डायरेक्टर रेवेन्यू राइट भी डायरेक्टर के पास थे, सब कुछ डायरेक्टर करते थे। तो पिट ने ये कहा कि ये डायरेक्टर के ऊपर इतना बर्डन क्यों आपने डाल दिया भाई, इसके ऊपर का बर्डन कम करो। अब आप कमर्शियल पावर्स और पॉलिटिकल फंक्शन अलग करो कंपनी के, यानी पॉलिटिकल किसी और को दो, कमर्शियल किसी और को दो, तभी तो अच्छे से काम कर पाएगी वो कंपनी। वो कंपनी इतने वॉर लड़ रही है, वो कंपनी बिजनेस देख रही है, कमर्शियल चीजें देख रही है, कैसा इतना करेगी वो? तो इनको अलग करो। तो अलग किया गया, इसीलिए इस अलग करने की चीज को कहा जाता है डबल गवर्नमेंट। सो डबल गवर्नमेंट मीन्स दे क्रिएटेड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल अगर हम देखेंगे तो कमर्शियल फंक्शंस जो थे ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास थे। अभी डायरेक्टर सिर्फ क्या काम करेंगे कि कंपनी की जो कमर्शियल चीजें, दे विल लुक आफ्टर दैट दोज थिंग्स, है ना? एंड इनको कहा जाएगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो इनको पॉलिटिकल फंक्शंस दे दिए, यानी अगर सिविल कोई चीजें, लोगों से रिलेटेड कोई राइट्स का है या कोई भी इशू है, मिलिट्री वाला है, कहीं पे अटैक करना है, मिलिट्री को कैसे मैनेज करना है, या रेवेन्यू वाली चीजें, रेवेन्यू कलेक्ट करना है, टैक्सेस कलेक्ट करना है, हर चीज बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा। तो डायरेक्टर का काम इतना ही होगा कि सिर्फ कंपनी के कमर्शियल चीजों के तरफ ध्यान देना, प्रॉफिट मेकिंग, ये चीज ऐसी बेचनी है, ट्रेड ऐसा करना है, यहाँ पे ट्रेड करना है, उसके साथ ट्रेड करना है, ये चीजें देखेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो हियर इन विथ पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 ब्रिटिश गवर्नमेंट हम कह सकते हैं, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहां से एक्ट पास करा के भेजा था, पार्लियामेंट में पास किया था एक्ट और कंपनी को भेजा था। तो दे पास द एक्ट पिट्स which is known as Pitt's India Act, and they introduced the double government here। डबल गवर्नमेंट का मीनिंग होता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग कर देना, है ना? तो अलग कर देना, ये होता है एक ये डबल गवर्नमेंट। तो यहाँ तक की चीजें सबको क्लियर है? Yes, sir. यस Yes, sir. यस या ओके। सो Yes, sir. जजेस होते हैं क्या? यस, क्या बोले आप? मुझे आवाज नहीं है क्लियर। यस, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये जजेस का ग्रुप होता है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अलग से कुछ ऑफिसर्स या अलग से कोई सर्वेंट्स को अपॉइंट किया जाता है। कोर्ट जजेस अलग हो गए, है ना? सो यहाँ पे कोर्ट ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कैसा है कि मिलिट्री एक बनाएगा, मिलिट्री बनी हुई, तो मिलिट्री कहाँ क्या करेगी ये डिसीजन लेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जैसे हम अभी डिफेंस मिनिस्ट्री हमारे पास है, वैसे इनके पास मिनिस्ट्री नहीं, इनके पास सिर्फ बोर्ड बना हुआ था। तो बोर्ड में कुछ मेंबर्स हुआ करते थे, जो मेंबर्स इन चीजों पे डिसीजंस लेते थे। ओके, और ये जजेस नहीं थे। डिसीजन यानी सिर्फ जैसे गवर्नमेंट लेती है कि हाँ हम अभी यहाँ वॉर करेंगे, चलिए आप वहाँ वॉर कीजिए, समझ रहे ना? यस, इस तरह से, है ना? और जजेस का काम वहां पे अलग, कोर्ट में जो है वो जजेस का काम है ना। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स लिखा, बट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स सिर्फ कमर्शियल फंक्शन संभाल रही, उनको नाम दिया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बट वो क्या संभाल रही थी? तो सिर्फ कंपनी का व्यापार से रिलेटेड चीजें, ट्रेडिंग से रिलेटेड चीजें। ओके, सो दिस एक्ट इज नोन एज पिट्स इंडिया एक्ट, क्योंकि विलियम पिट जो है उस वक्त ब्रिटिश पार्लियामेंट के, उन्होंने ये बिल रखा था, जो कि प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। ये हमने अब तक 3 एक्ट देखे। पहला हमने देखा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ये दूसरा हमने देखा अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, और तीसरा हमने देखा पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। अगले एक्ट के लिए हम रेडी हैं। और अगला एक्ट जो, हाँ यस, इस एक्ट में पिट्स इंडिया एक्ट में
सर हाँ ये वाला भी पॉइंट तो ये भी था ना कि ब्रिटिश पोजीशन फर्स्ट टाइम कहा गया था, जो भी इंडिया का टेरिटरी है उसको ब्रिटिश पोजीशन के नाम से बोला। हाँ, ये भी एक पॉइंट आप कह सकते हैं ना, जो इंडिया की टेरिटरी है उसको ब्रिटिश का पोजीशन, यानी ब्रिटिश के अंडर वो पूरी टेरिटरी आती है, ऐसा भी यहाँ पे कहा गया था, है ना। सो ये भी एक है थर्ड पॉइंट, तो वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो आप भी जैसे आप एक रीडिंग करते हो तो आपको वो चीज़ें समझ ही जाती है, इसलिए हमने उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखा। तो इतना ही उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश के अंडर आता है, ब्रिटिश पोजीशन में, ब्रिटिश के अंडर आता है उसको ब्रिटिश पोजीशन कहेंगे ना, तो ब्रिटिश का एरिया। तो ये चीज़ें उन्होंने कहा था। चलिए आगे चलते हैं ना, तो आगे चलते हैं। तो उनका पॉइंट कैसा है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। उनका पॉइंट ऐसा था कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो उन चीज़ों को जो ब्रिटिश पोजीशन में है उनके ऊपर ध्यान देगा, सिविल, मिलिट्री या रेवेन्यू वाला होगा, ऐसा पॉइंट एम लक्ष्मीकांत में लिखा जाता है ना। तो ये तो बेसिक सी बात है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल वही चीज़ों पे कंट्रोल करेगा जो ब्रिटिश के अंडर आती है, राइट। यस ओके, यस, हाँ, तो ये है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट के बाद एक्ट ऑफ 1786, एक नया एक्ट आता है, एक्ट ऑफ 1786। अब 1786 जो एक्ट था वो अलग से एक एक्ट है जो स्पेशली कॉर्नवालिस के लिए लाया गया था। यहाँ पे कॉर्नवालिस जो थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। गवर्नर जनरल बंगाल ऑफ बना दिया जब गया लॉर्ड कॉर्नवालिस को, तो उन्होंने ऐसा कहा कि मुझे पावर दीजिए कि जो मेरा गवर्नर जनरल वाला काउंसिल है वो कोई डिसीजन ले रहा है तो मैं उसे ओवरराइड कर सकता हूँ। आई वांट टू ओवरराइड द पावर, आई वांट टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, मैं खुद के डिसीजन भी वहां लगा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, सोचते हैं, और मुझे कमांडर इन चीफ बना दीजिए। कमांडर इन चीफ यानी आर्म फोर्सेस का कमांडर, यानी आर्मी का मुझे कमांडर इन चीफ बनाइए, मैं ही डिसीजन लूंगा अकेला, आर्मी कहाँ जाएगी, कहाँ अटैक करेगी, कहाँ नहीं, ये सब चीजों पे। तो और ये जो चीजें थी, ये प्रोविजंस मानने के लिए, उनकी डिमांड मानने के लिए स्पेशली एक एक्ट भेजा गया ब्रिटिश पार्लियामेंट। सॉरी, इस एक्ट को कहा जाता है एक्ट ऑफ 1786, ओनली ऑन द डिमांड ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस, हु वाज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। सो ही गॉट द पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ काउंसिल एंड ही बिकेम द कमांडर इन चीफ, है ना। सो अब से जो गवर्नर जनरल था ऑफ बंगाल था उसको बना दिया कमांडर इन चीफ। आज इंडिया का कमांडर इन चीफ कौन होते हैं? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया, है ना। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, तो सभी आर्म फोर्सेस पे जिनका पावर है वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। तो ये चीजें हमें आज पता है, ठीक है। और आगे आपको पता ही चलेगी जब हम प्रेसिडेंट और ये सब टॉपिक पढ़ेंगे। अभी तो हम सिर्फ स्टार्टिंग के चैप्टर्स पे, काफी सारी चीजें आपको बाद में भी क्लियर होगी। पॉलिटिक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बाकी चीजें बाद में भी क्लियर होती है, क्योंकि काफी सारी चीजें बाद में भी लिखी गई हैं। ओके, सो एक्ट ऑफ 1786 ओनली फॉर लॉर्ड कॉर्नवालिस हु बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर हो गई है। अब हम बढ़ते हैं आगे, डाउट है तो कोई पूछ लेगा। चलिए, यस सर। हाँ, चलिए, कमांडर इन चीफ वो मिलिट्री के हेड बने, बराबर। यस, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के भी चीफ बने सकते। हाँ, यानी इन्होंने कैसा किया, पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंडर पूरी आर्मी आती थी, इसीलिए इन्होंने कहा कि मुझे कमांडर इन चीफ बनाइए, मैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल का नहीं हूं, बट मुझे आप कमांडर इन चीफ बनाए, यानी मैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल का ऑर्डर दूंगा कि आप आर्मी में ऐसा ऐसा कीजिए। यानी आज देखिए, आज कैसा होता है कि आर्मी के कोई जनरल होते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री होती है, बट जो डिसीजन लेना चाहिए वो प्रेसिडेंट ने लेना चाहिए, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखा गया तो प्रेसिडेंट इज अ कमांडर इन चीफ ऑफ ऑल द आर्म फोर्सेस। सो ये अगर देखा गया तो ऑफिशियली प्रेसिडेंट ऐसा कहते हैं, बट देखा गया तो मेन डिसीजन तो कैबिनेट ही लेता है। जैसा कैबिनेट डिसीजन लेता था वैसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो लेगा ही, बट मेनली अभी कॉर्नवालिस ने ये कहा कि मुझे ये अधिकार दीजिए कि मैं बता सकूं कि आर्मी कहाँ रहेगी, कैसी रहेगी, कहाँ वॉर करेगी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को मैं खुद, कोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल को मैं भी बता सकूं, है ना। इसीलिए उन्होंने अलग से पावर मांगी थी, ठीक है, यस। तो ये, सर हाँ, सर जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट में जो हमारे जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो हमारे फर्स्ट वारेन हेस्टिंग हुए, यस, है ना। हाँ, उसके बाद फिर सर जब हमने एक्ट ऑफ 1786 पढ़ा तो उसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस वो हुए हमारे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये बंगाल, यस, सेकंड हो गया क्या? हाँ। तो यहाँ पे कैसा है, बीच में कुछ आना जाना चलते रहता है, बट मेन जो है वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, है ना। सो ये एग्जैक्ट सीक्वेंस नहीं होता है, जैसे कि मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में देखिए गवर्नर जनरल के पूरे ये बनाए हुए हैं, है ना। तो ये मेनली हम ये नहीं कह सकते कि यही सीक्वेंस में बने, बट ये इस एक्ट के वक्त बने थे, है ना। तो ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है। और सर और ये भी है ना कि जब ब्रिटिशर्स वॉर करते थे, कोई भी वॉर करते थे, और हाँ, अगर वो हार जाते थे या कुछ भी होता था, तुरंत वो अपना गवर्नर बदल लेते थे। हाँ, यस, जैसे एग्जैक्टली,
वो तुरंत अपना गवर्नर बदल लेते थे। तो ऐसा वो हमेशा किया करते थे। जैसे कि आप देखते थे 1773 में वॉरेन हेस्टिंग को बना दिया गया, और यहाँ पे ऐसा था कि कॉर्नवालिस दूसरे बने, बट ये कॉर्नवालिस दूसरे थे, बट इसका मतलब ये नहीं कि हर बार जो बाद में किसी का नाम आएगा वो उसके बाद का ही है ना। ये तो ठीक है, यहाँ पे मैच हो जाता है कि कॉर्नवालिस दूसरे थे। और आप ये कह सकते हैं कि सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कॉर्नवालिस बने, बट सेकंड कौन थे ये नहीं पूछेंगे आपको, सिर्फ इतना पूछेंगे कि जब 1786 का एक्ट आया तो कौन थे, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। और बीच बीच में कुछ आते हैं, जैसे कि कॉर्नवालिस के बाद सर जॉन शोर आते हैं, जिनका नाम कहीं नहीं दिखेगा आपको। वेलेस्ली का नाम कहीं नहीं दिखेगा पॉलिटी में, वॉरेन हेस्टिंग्स का दिखेगा आपको, है ना। तो ये सब आपको कुछ कुछ लोगों के नाम दिखते हैं जिनके लिए कुछ लॉ बनाए गए, है ना। तो शायद मंजू जी आपने पूछा था ना ये क्वेश्चन। यस सर, यस, हाँ। यस तो सर। तो अगर आपको ये भी जानना है कि ये सेकंड थे, तो ये सेकंड थे आफ्टर वॉरेन हेस्टिंग, बट ये लॉ के वक्त ये थे, इसलिए इनका नाम स्पेशली यहाँ पे लिखा है। सेकंड थे इसलिए नहीं लिखा है, बट सेकंड भी यही थे। ओके, यस। यस। चलिए चलते हैं आगे। यस, वेलकम। चलिए, अब तक हमने जो देखे सर 1786। हाँ, यस यस, पूछिए पूछिए। सर जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनेंगे, हाँ, सर वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर आएंगे कि या बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर सर, या वो एक सेपरेट सेपरेट बॉडी हो, सेपरेट, मतलब वो उनकी अब कौंसिल। सेपरेट उनके काउंसिल के साथ काम करेंगे। वो तो इन सबसे बड़े हो गए, है ना। ये सब लोग उनके अंडर आप कह सकते हैं, उनका काउंसिल सबसे बड़ा। सर अगर वो सबसे बड़े थे तो सर उनके अंडर तो फिर मिलिट्री के फंक्शंस पहले से ही थे, फिर उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि वो कमांडर इन चीफ हाँ, उनको बना उनके दिया उनके जाए। पास भी थे, बट कैसा था कि कमांडर इन चीफ जब ये पोस्ट मिलती है तो मेनली ये होता है कि हर डिसीजन आपको ही पूछ के लिया जाता है। अब पहले कैसा था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था ये भी आर्मी के कुछ चीजें खुद बता देता था, खुद संभाल लेता था, बट कमांडर इन चीफ वाला आपको अगर पोस्ट मिल जाती तो आपको पूछे बिना आर्मी का कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता था। ओके, ओके सर, यस, ये थैंक बात यू है। सर। यस, वेलकम। ओके, सो यहाँ तक हमने पढ़ा 1786 तक। अब हम आगे जो आ रहे हैं वो चार्टर एक्ट अभी पढ़ेंगे। चार्टर एक्ट जहां पे आया, याद रखिएगा, चार्टर एक्ट नाम जहां दिखा वहां समझ जाना कि हर 20 साल बाद बनेगा चार्टर एक्ट। पहला चार्टर एक्ट 1793 का, दूसरा 20 साल बाद कौन कहाँ आएगा, 1813 में, तीसरा 1833, चौथा 53। इतने चार्टर एक्ट है जो हमें पढ़ना है, ठीक है। एकदम इजी याद रखना। 1813 के एक्ट पे गवर्नमेंट, ये चार्टर एक्ट 1813 पे क्वेश्चन भी पूछ चुकी है यूपीएससी पिछले ही साल, पिछले के पिछले साल, यानी देखोगे 1793 में पहला चार्टर एक्ट है, दूसरा चार्टर एक्ट 1813 में है, तीसरा 1833 में, और चौथा जो है वो 1853 में है। चार्टर एक्ट जो है 1793 का, ये हम पढ़ रहे हैं। तो अभी देखिए, ओवरराइड करने का, अपने डिसीजन को ओवरराइड करने का पावर जो मांगा था, अपने काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड करने का पावर जो कॉर्नवालिस ने मांगा था, वही पावर अभी सभी गवर्नर जनरल्स के लिए कंटिन्यू करा दिया गया। इन्होंने कहा कि जितने भी गवर्नर जनरल्स हैं सभी को ये ओवरराइड करने का पावर दे दिया जाता है, सिर्फ कॉर्नवालिस को नहीं। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो भी गवर्नर्स है प्रेसिडेंसीज के, यानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर जो गवर्नर्स आते हैं, वो सब गवर्नर्स को खुद के काउंसिल का भी पावर ओवरराइड करने का पावर दिया जाता है। गवर्नर को अपने काउंसिल का और गवर्नर जनरल को खुद के काउंसिल का, इन दोनों को ओवरराइडिंग पावर मिल चुकी थी। उसके साथ साथ इन्होंने, पावर मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कोई पावर दिया गया तो वो जैसे हाँ, वीटो पावर टाइप, यस यस, एग्जैक्टली। अभी देखिए, अगर काउंसिल ने कोई डिसीजन लिया कि ये काम ऐसा ऐसा होगा, तो गवर्नर जनरल बोल सकता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं बोलता हूँ ऐसा होगा, बस खत्म। यानी काउंसिल का जो डिसीजन है उसको भी ये खत्म कर सकते थे, ठीक है। काइंड ऑफ वीटो पावर। वीटो पावर जैसा, वीटो पावर या फिर डिसीजन बदलने का पावर, है ना। तो ये चीजें हैं यहाँ पे। सेकेंड पॉइंट ये है कि कंपनी की जो मोनोपॉली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो 20 साल के लिए बढ़ा दी गई। अब सोचिए, 20 साल के लिए जब मोनोपॉली बढ़ा दी गई, यानी उन्होंने कहा, मोनोपॉली का मीनिंग क्या होता है, ट्रेड में मोनोपॉली होना, यानी सिर्फ एक ही कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी अकेली ही एक कंपनी रहेगी जो रूल करेगी इस देश में, विल रूल द कंट्री इंडिया। ये चीज यहाँ पे रहेगी, मोनोपॉली सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। उसके अलावा किसी भी कंपनी को अलाउ नहीं किया जाएगा, ब्रिटेन की या इंग्लैंड की या यूके की, कि वो इंडिया में जाके व्यापार करे। तो 20 साल तक फिर से आपकी मोनोपॉली जो है इसे हम कंटिन्यू करते हैं, ऐसा रेगुलेटिंग चार्टर एक्ट में लिखा, इसलिए अगले 20 साल बाद अगला एक्ट आया। उसके बाद कमांडर इन चीफ जो थे वो मेंबर नहीं रहेंगे ना, नॉट टू बी द मेंबर ऑफ, यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि नॉट टू बी द मेंबर ऑफ दैट गवर्नर जनरल काउंसिल अनलेस अपॉइंटेड सो। तो गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल जो था, अगर आप कमांडर इन चीफ किसी और को बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी तक तो कॉर्नवालिस ने बोला था कि मुझे, कॉर्नवालिस को बना भी दिया था, इसके बाद उन्होंने ये बोला कि अभी जो भी कमांडर इन चीफ बनेगा वो मेंबर नहीं होगा गवर्नर जनरल काउंसिल का।
गवर्नर जनरल रह सकता है, बट गवर्नर जनरल काउंसिल के जो भी 4 मेंबर्स थे, वो चारों में से वो कोई रहेगा नहीं। अगर आपको नहीं बनना है गवर्नर जनरल साहब, तो आप किसी और को बनाइए, हम किसी और को बनाएंगे, गवर्नर जनरल काउंसिल के मेंबर को नहीं। अगर हमको लगता है तो हम बना सकते हैं, बट आप खुद से नहीं बन सकते जब तक आपको अपॉइंट नहीं किया जाता है ना। तो ये एक चीज थी, कमांडर इन चीफ जो था वो मेंबर नहीं हो सकता था गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल का, अगर जब तक उसे अपॉइंट ना किया जाए इस पोस्ट पे। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ, ये वाला, ये थोड़ा सा देखिए। हाँ हाँ, है ना, फिर भी एक बार बता देता हूँ। देखिए, गवर्नर जनरल काउंसिल में कुछ मेंबर हुआ करते थे जो गवर्नर जनरल के अंडर हुआ करते थे। अब गवर्नर जनरल जो है, उन्होंने तो बोला था मुझे कमांडर इन चीफ बना दीजिए, बट गवर्नर जनरल ऑफ जब बंगाल है उसे अगर कमांडर इन चीफ नहीं बनाया जाता या नहीं बनना नहीं है वो, तो यहाँ का कोई मेंबर को जब तक अपॉइंट नहीं किया जाता तब तक आप उसे कमांडर इन चीफ नहीं बना सकते, जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट इसमें से किसी मेंबर को अपॉइंट नहीं करती तब तक खुद से कोई भी इन्हें कमांडर इन चीफ नहीं बना सकता। कमांडर इन चीफ अगर आपको बनाए तो आप रहिए, आप खुद से किसी को नहीं बना सकते जब तक अपॉइंट नहीं किया जाता आपके मेंबर्स में से किसी और को, है ना। तो ये डिसीजन है वो वहां से आएगा कि अपॉइंट हुआ है या नहीं, ठीक है, अदरवाइज नहीं बन सकता है। रीजन यही था कि काउंसिल को यहाँ पे ज्यादा पावरफुल नहीं होने। अब देखिए गवर्नर जनरल क्या करेगा, गवर्नर जनरल ने तो खुद को पावरफुल बना दिया, अब गवर्नर जनरल खुद दूसरे चीजों की तरफ ध्यान देने के लिए हो सकता है कि वो अपने काउंसिल में से किसी और को यहाँ पे गवर्नर जनरल कमांडर इन चीफ बना के किसी और को बोले कि आप मिलिट्री संभालो, और ये जो कंपनी थी यही ब्रिटिश गवर्नमेंट पे बहुत भारी पड़ जाए आगे जाके, है ना, यानी यही रूल करने लगे अलग से, ब्रिटिश गवर्नमेंट की बातें भी ना सुने, ऐसा भी ये काउंसिल में कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने, क्योंकि गवर्नर जनरल को भेजते कौन थे, तो क्राउन भेजता था, वो उसको वापस भी ला सकता था, बट इनमें से किसी मेंबर ने कुछ गड़बड़ कर दी तो इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते थे वो बहुत ज्यादा, है ना। तो ये थोड़ा सा उन्होंने एक पॉइंट यहाँ पे रखा ताकि खुद की जो पोजीशन है वो पावरफुल रह सके क्राउन की, क्योंकि एक्ट बन के आ रहे थे पार्लियामेंट से, इसलिए वो अपनी पोजीशन जो है वो पावरफुल रख रहे थे ये चीजें करके। ठीक है यहाँ तक, यस। उसके बाद आते हैं मेंबर जो थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, और जो स्टाफ था अभी, है ना। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे उनके पास क्या क्या पावर्स थी, कौन बताएगा, क्या क्या पावर्स थी, कोई एक बताना शुरू कीजिए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास रेवेन्यू कलेक्शन, सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू, रेवेन्यू कलेक्शन, यस एग्जैक्टली, है ना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास ये 3 पावर थी। इसमें जो मेंबर्स रखे थे इनकी जो सैलरीज होती थी ना, और जो स्टाफ इनके साथ काम करता था उसकी जो सैलरी होती थी वो पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट भेजती थी, वहां से आती थी। अब क्या होगा कि यहाँ इंडियन रेवेन्यू से होते थे, इंडिया से इतना रेवेन्यू ने जमा लिया था, कंपनी इनको पे करती थी पहले, अभी कंपनी पे नहीं करेगी, अब इंडिया का जो रेवेन्यू ये लोग कलेक्ट कर रहे हैं उसमें से इनको सैलरीज दिया करेंगे। यानी यहाँ से शुरू किया इन्होंने क्या करना, इंडिया को ड्रेन करना, इंडिया की वेल्थ ड्रेन होना शुरू कर देते हैं वो यहाँ से, ये कह के कि आज से जो सैलरी मिलेगी वो इंडिया के रेवेन्यू से दी जाएगी। आज आप हमारे रेवेन्यू से, हम जो है अभी देखिए कोई आईएएस ऑफिसर बनता है तो उसको जो सैलरी मिलती है हमारे इंडिया के ही जो टैक्सेस जो रेवेन्यूज है वही से मिलती है, वैसा ही उन्होंने किया था, बट उनके ऑफिसर्स को वो सैलरी दे रहे थे हमारे पैसे से, यही तो ड्रेन करना हुआ वेल्थ का, तो इन्होंने हमारे ड्रेन करना शुरू कर दिया था वेल्थ को। तो ये 4 पॉइंट है जो कि हमें यहाँ पे चार्टर एक्ट 1793 में याद रखने हैं। ओके, तो उसके अलावा और कुछ एक दो कुछ आपको दिख सकते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, तो यहाँ तक ये जो चीजें ये आपको यहाँ पे याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, इस पे क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं। बट इनको दीवानी राइट तो 1765 के अराउंड ही मिल गई थी, यस, तो रेवेन्यू वो कलेक्शन जो के, रेवेन्यू था वो उस रेवेन्यू को क्या कर रहे थे? उस रेवेन्यू को ये पेमेंट नहीं कर रहे थे, बाकी चीजों पे यूज कर रहे थे, कंपनी की कोई चीजें हैं, वॉर में जो पैसे लग रहे हैं ये सब चीजों पे वो लगा रहे थे वो पैसे को। बट अभी ये इतने स्टेबल हो चुके थे, वॉर करके ये सब करके वो बहुत स्टेबल हो चुके थे कि अब उन्होंने बोला कि ये जो रेवेन्यू है इसको हम अभी आपको सैलरी भी इसी में से देंगे, है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल वालों को, ऐसा यहाँ पे कह दिया। पहले आर्मी और ये सब जो लोग हैं उनको सैलरी देते थे, बट बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर्स हैं इनको सैलरी हमारे रेवेन्यू से नहीं देते थे, आर्मी हो गया ऑफिसर्स, बाकी ऑफिसर्स उनको देते थे, बट यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स और स्टाफ को भी सैलरी हमारे रेवेन्यू से देना शुरू कर दिया था। ओके, ठीक है, यस, ऑल राइट। सो यहाँ तक हमारे होते हैं 1793 तक के चार्टर एक्ट। 1793 के चार्टर एक्ट पढ़ने के बाद 1813 1853 अभी हमें और 3 पढ़ना है, और यहाँ पे आपका क्राउन रूल जो है, कंपनी रूल जो है ये खत्म होगा। 1813 पे ब्रिटिश ये जो है इसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है ऑलरेडी। मैंने आपको बताया कि 1793 के बाद 1813 में आएगा अगला एक्ट, और अगला चार्टर एक्ट आया। कंपनी की पोजीशन देखिए कैसे ये नीचे नीचे करते जा रहे हैं, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे कोई भी गेस कर सकता है। अब देखिए आपको पॉलिटी कैसे पढ़ना है, मैं आपको, आपके साथ मैं हूं,
मैं आपको ये चीजें बताते रहूंगा कि कैसे हुआ, कैसे हो रहा है, क्या समझ रहा है, बट जब आप खुद से पढ़ते हो तो आपको कैसे आदत बनानी है। देखिए 1793 में इन्होंने क्या किया, कंपनी को कहा कि आपकी हम 20 साल तक का आपका बढ़ा देते हैं मोनोपोली। अब वो क्या करते हैं, एबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने पहले ही कहा था हम 20 साल तक बढ़ा रहे, 20 साल बाद हमें नहीं पता क्या होगा। 20 साल बाद उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला कि आपकी मोनोपोली जो है ट्रेड में ये खत्म कर दी जाती है। इसका मतलब ये कि अभी जो बाकी प्राइवेट कंपनीज है इंग्लैंड की, वो भी इंडिया में आके व्यापार या ट्रेड करेगी। यहां तक क्लियर आप लोगों को? Yes, sir. यहाँ तक Yes, क्लियर sir. है सबको कि Yes, sir. ट्रेड मोनोपोलिया ने, आपको समझ चुका है, मोनोपोलिया ने अकेला अब तक ट्रेड कर रहा था। एबॉलिश की 1813 में, इसका मतलब ये था कि अब वो अकेला नहीं, बाकी लोग भी करेंगे। बट अगर बात होती है चाय की, चाय के व्यापार की या टी के ट्रेड की या फिर चाइना के साथ ट्रेड करने की, तो फिर कंपनी अकेली करेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली सिर्फ कंटिन्यू की थी उन्होंने टी, यानी चाय का अगर व्यापार करना है, टी का अगर ट्रेड करना है, तो वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, उसके अलावा बाकी कंपनी को ये राइट नहीं रहेगा। चाइना के साथ ट्रेड करना है तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, बाकी लोग नहीं करेंगे। तो बाकी चीजों में कंपनी नहीं करेगी, बाकी चीजों में बाकी लोग करेंगे। तो ठीक है, यहां तक अभी ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर है सबको? यस। टी का ट्रेड का मतलब इंडिया में? टी का ट्रेड कहीं भी कर सकते थे, है ना, और चाइना के साथ कर सकते थे कोई भी ट्रेड, है ना, ठीक है। हाँ, इसका मतलब यही हुआ ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली मिल गया, जो सिर्फ टी का जो है वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती है, और यस, चाइना के साथ भी ट्रेड सिर्फ ईस्ट ईस्ट इंडिया इंडिया कंपनी कर सकती है, कंपनी बाकी चीजों और में भी तो कोई कर ही नहीं नहीं कर सकती। सकती। हाँ, बाकी इसमें वो नहीं कर सकती। इसका कोई पर्टिकुलर रीजन था क्या? पर्टिकुलर रीजन मैं आपको बताता हूँ। पर्टिकुलर रीजन मेनली ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट चाह रही थी कि कंपनी जो है उसके ऊपर ट्रेड का बर्डन ज्यादा ना रहे, कंपनी का ज्यादा ध्यान ट्रेड के तरफ जा रहा है, इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कंपनी उसके तरफ थोड़ा कम ध्यान दे रही है, जिसके कारण एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से नहीं चल रहा है और लोग बीच बीच में नाराज हो रहे हैं। अगर ऐसा ही चलते रहेगा तो एक दिन ब्रिटिश जो है उनको इंडिया छोड़ के जाना पड़ सकता है। इसीलिए अभी ही कंपनी का बर्डन कम कर दो। कंपनी को तो बर्डन, कंपनी से नाराज होगी ऐसा करने से, क्योंकि कंपनी का मोटिव क्या था यहाँ आने का, उनका मोटिव था प्रॉफिट मेकिंग। प्रॉफिट उनको मिलना कम हो गया, क्योंकि क्या हो गया यहाँ पे, टी और चाइना तक ही उनको रखा और उनको बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन आप संभालो। ठीक है, ये रीजन था। ओके, यस। अब उन्होंने क्या किया, क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया में आना अलाउ किया, वेस्टर्न एजुकेशन स्प्रेड करना इंडिया में शुरू कर दिया। क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में आ सकती थी बाय लॉ। चार्टर एक्ट जो था 1813, वो एक लॉ या एक एक्ट बनाया जिसके थ्रू क्रिश्चियन मिशनरी लीगली इंडिया में आ सकती थी। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में वेस्टर्न एजुकेशन भी आएगा। व्हाट वुड बी द, इसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं कि ऐसा किया गया होगा, वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में लाया गया, इंडिया में इंग्लिश लोगों को सिखाई गई, ये सब क्यों किया उन्होंने? तो ताकि उनका काम करना आसान हो जाए, टू फैसिलिटेट देयर ओन बिजनेस। यस, दोनों जो आप लोगों ने रीजन बताया दोनों एकदम करेक्ट है। एक तो ये बात है कि हम वो हमें अपॉइंट कर सकते हैं, हमें वो एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। और वो हमारे लोग कैसे थे कि हमारे लोग कम पेमेंट में भी बहुत ज्यादा काम कर सकते थे, वहां के लोग उतना नहीं कर सकते, तो उनका पैसा बचेगा। इंडियंस को अगर हम उनके साथ काम कराना है तो इंडियंस को इंग्लिश आनी चाहिए, इंडियंस को उनका सिस्टम पता होना चाहिए, इसलिए वेस्टर्न एजुकेशन दिया। और उनका जो रिलीजन है ये बढ़ना चाहिए, वो भी वेस्टर्न एजुकेशन से बढ़ सकता है और क्रिश्चियन मिशनरीज से बढ़ सकता है। तो ये दो चीजें देने का कारण यही था। एक और बात आपको बता दूं, जो इंसान वेस्टर्न एजुकेशन लेता था ना, वो ज्यादातर वेस्टर्नाइजेशन की तरफ मुड़ जाता था। अब क्या होता है, अब एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक एग्जांपल ऐसा समझ जाइए, जो इंडियन एजुकेशन ले रहा है, वो इंडियन एजुकेशन जो ले रहा है वो ट्रेडिशन की तरफ ज्यादा रहेगा, वो धोती पहनेगा। धोती, अगर वेस्टर्न एजुकेशन आपने लिया तो आप बोलोगे नहीं मुझे मीटिंग में जाना है तो मैं फॉर्मल्स पहनूंगा। और ब्रिटेन की कोई कंपनी धोती नहीं बनाती थी, ब्रिटेन की कोई कंपनी बनाएगी तो फॉर्मल्स बनाएगी। फॉर्मल्स की डिमांड बढ़ेगी, उनके जैसे रहन सहन की डिमांड बढ़ेगी, और वो सब चीजें फॉरेन से आएगी, वेस्ट से आएगी। और उसके साथ साथ दूसरी बात ये थी कि मेनली देखिए कि वेस्टर्न एजुकेशन तो ये मिलेगा। अब और कोई गाड़ी भी है, अब समझ जाए, हम कहेंगे कि हमारे पास बैलगाड़ी है, उसमें हम बैठ के जाते थे, हमारे लिए हमारा ये सब हमारी चीजें चलती है, कल्चर है हमारा, ट्रेडिशन है, चीजें चल रही है। वो बोलेंगे कार में अगर आप आओगे तो आपका स्टेटस रहेगा, और इंडिया की कंपनी कार नहीं बनाएगी, कार मंगाना है तो बाहर से मंगाना पड़ेगा। यानी उनके जो गुड्स है वो हमारे मार्केट में और बढ़ते जाएंगे। जितने लोग वेस्टर्न एजुकेशन लेंगे उतने उनके थॉट्स बढ़ेंगे, उनके थॉट्स यहाँ पे स्प्रेड होते जाएंगे, उनका रिलीजन स्प्रेड होगा, उनके गुड्स हम यूज करने लगेंगे। ये भी उसके पीछे का एक रीजन हम कह सकते हैं। तो यहाँ तक की आपको चीजें क्लियर होती है। आखिरी एक पॉइंट बता दूं कि ऑथराइज्ड लोकल गवर्नमेंट पे इम्पोज टैक्सेस।
अब उन्होंने लोकल गवर्नमेंट को बोला कि भाई साहब आप भी टैक्सेस ले सकते हैं लोगों से आप भी टैक्सेस ले सकते हैं, उन्होंने भी बोला। बट यहाँ एक चीज याद रखिएगा, ये सब चीजें तो उन्होंने की, बट इसमें उन्होंने एक और चीज ये कही यहाँ पे, या फिर मैं यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे मैं एक चीज और यहाँ ऐड कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको वो कंफ्यूजन ना रहे। उन्होंने ये कहा कि कंपनी के अंडर जितने भी जगह है ना, तो वहां पे सोवरेनिटी ब्रिटिश क्राउन की रहेगी, है ना। हम ये कैसे एसर्टेड ब्रिटिश क्राउन सोवरेनिटी, या फिर सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ये कह सकते हैं। ये यहाँ पे ऐड कर देता हूँ ताकि आपके इसमें ये आपको मिलते रहे। अब यहाँ पे सोवरेनिटी यानी हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम इसे, यस, है ना। तो ब्रिटिश क्राउन का डोमिनेंस रहेगा, कंपनी की टेरिटरी है, बट डिसीजन जो है ये ब्रिटिश क्राउन लेगा, ये उन्होंने क्लियर यहाँ पे बता दिया। क्योंकि अब आपकी मोनोपोली नहीं है यहाँ पे, ब्रिटिश क्राउन को डायरेक्टली बता दिया अब आपकी मोनोपोली यहाँ पे नहीं चलेगी, अब जो निर्णय लिए जाएंगे, जो डिसीजन लिए जाएंगे, वो डिसीजन हम लेंगे, अब आप नहीं लोगे। तो ये बन जाते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813, है ना, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1813 का चार्टर एक्ट। इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। अब देखिए, अगर आप देखना चाहते हैं तो हम क्वेश्चन भी देख सकते हैं। यू गाइज वांट टू सी द क्वेश्चन आस्क्ड इन ईयर 2019 फ्रॉम दिस एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1813, राइट। देखना चाहते हैं तो दिखाता हूँ, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। यस सर। यस, चलिए देख लीजिए, आपको आइडिया मिलेगी कैसा पूछते हैं। चलिए आगे हम यहाँ पे अपेंडिक्स, यहाँ हमको जो क्वेश्चन देखना है वो है 2019 में पूछा गया। देखिए आप सॉल्व कर सकते हैं, अभी आपने देखा है, नाउ यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन एज वेल। 2018 तक हम आए। यस, सो दिस इज द क्वेश्चन, कहा गया, सो ये है, जस्ट मिनट, ये दिस इज द क्वेश्चन, सो देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1830, एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सेप्ट ट्रेड इन इंडिया, ट्रेड इन टी एंड ट्रेडिंग विद चाइना, बराबर। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सेकंड ऑप्शन, asserted the sovereignty of British Crown over the Indian territories held by the company, बराबर। Yes. Third option is the revenues of India are now controlled by the British Parliament. No. है ना। तो इसका क्या कह सकते हैं आप, 1 and 2 only, है ना। तो ये आप कह सकते हैं। सो देखिए इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो आपको हमेशा रिवाइज करते रहना है चीज़ों को, है ना, चीज़ों को रिवाइज करते रहना है ताकि आप इसे सॉल्व कर सके, सो 1 and 2 only is the correct answer. This question has been asked in UPSC in year 2019, है ना, 2019 ये। ओके, सो चलिए एक क्वेश्चन आपने आज एमसीक्यू सॉल्व कर लिया और एकदम करेक्ट सॉल्व किया है। बहुत खुशी हुई ये जान के कि आप करेक्टली सॉल्व कर पा रहे हैं एमसीक्यू को। इसी तरह आप प्रैक्टिस करते रहिए और हमेशा उसको करेक्ट सॉल्व करते रहिए। चलिए आगे चलेंगे। सो आगे चलते हैं, अब हम आगे जो देखने वाले हैं, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के बाद हम आते हैं एक और एक्ट जो 20 साल बाद आया, और 20 साल बाद जो आया वो रहेगा, हम कहेंगे वो है 1833 का एक्ट। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया इस एक्ट से, ना। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और फर्स्ट जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने वो है विलियम बेंटिक, और इनको पूरे सिविल और मिलिट्री पावर दे दिए, जाओ अभी आप पूरे पावर ले लो। डिप्राइव द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास द लेजिस्लेटिव पावर, यानी जो लॉ मेकिंग पावर थी, खुद के एरिया में लॉ बनाने की जो पावर थी। देखिए पूरे इसमें एक्ट, कंपनी के लिए तो एक्ट वो पार्लियामेंट बना के भेजता था, बट यहाँ पे जो प्रोविंसेस है, जो ये बाकी जो है जहाँ गवर्नर्स है, उनको अपने यहाँ पे पावर बनाने की, लॉ बनाने की पावर थी। ये पावर भी इनसे छीन ली, और ये पावर भी किसको दे दी, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी, और इनको ये कहा गया कि आप बनाइए, अभी पावर भी आप बनाइए। उसके साथ साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटी थी कमर्शियल बॉडी करके, वो पूरी खत्म कर दी गई। अभी वो टी और चाइना के साथ व्यापार कर सकता था, बट 1833 में ये कहा कि अभी आप व्यापार ही नहीं कर सकते, आप सिर्फ इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन संभालो, बात खत्म। नाउ प्योरली बिकेम द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बाय ईयर 1833। देखिए कम कैसे हो रहा है स्टेटस कंपनी का। पहले उन्होंने क्या किया, कंपनी को कहा 20 साल तक आपका ये रहेगा मोनोपोली,
फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनकी मोनोपोली कम करके सिर्फ टी और चाइना में रखी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, तो उसके बाद उन्होंने टी और चाइना से भी निकाल दिया और अब उनकी कमर्शियल पूरी निकाल के उनको एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दी। कम होते जा रहे हैं और 1858 में ये भी कह दिया कि आपका रूल ही खत्म कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी मौके की तलाश में तो नहीं थी, जो मौका रिवोल्ट में मिला, कोई रीजन के तलाश में तो नहीं थी कि उनको खुद यहाँ पे रूल करना था और ऐसा हुआ। हिस्टोरियंस के अलग अलग यहाँ पे व्यू है। कोई ये भी कहता है कि ये जो रीजन आपको दिख रहा है कम कम करने का स्टेटस है, यही था कि एक दिन कंपनी का रूल खत्म करने वाला था क्राउन और खुद ही इंडिया पे रूल करने आने वाला था। बट रिवोल्ट हुआ, रिवोल्ट उन्होंने रीजन दिया, रिवोल्ट हुआ इसलिए हमको आना पड़ रहा है, ये उन्होंने कहा। उसके साथ साथ दे अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस द ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स, है ना। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, तो सिविल सर्वेंट्स जो है, सिविल सर्विसेज, यानी यहाँ पे मेनली आप ये कह सकते हैं कि जो ऑफिसर्स चुने जाएंगे कंपनी में काम करने के लिए, उन ऑफिसर्स के लिए सिविल सर्वेंट उनको चुनने के लिए कंपटीशन, ओपन कंपटीशन है। आज जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेंगे, ऐसा सिर्फ कहा गया, अटेम्प्ट किया, बट ये फेल हो गया, ये नहीं हो पाया। कंपनी में करप्शन बढ़ गया। अब इंसान सोचिए, जो सेटिंग करके आया वो करप्शन तो करेगा ही, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देके आया वो करप्शन करने के चांसेस कम है क्योंकि उसने पैसे नहीं दिए हैं। अब कोई अगर 2 करोड़ रुपए दे रहा है तो वो 2 करोड़ तो आराम, 2 करोड़ के 20 करोड़ तो आराम से निकालेगा रिटायरमेंट पर। बट जिसने कुछ पैसे नहीं दिए, वो देश के लिए अगर करने कुछ आया है तो वो करेगा। तो इसी तरह किसकी यहाँ पे ऐसे अच्छे अच्छे ब्रिलियंट लोग यहाँ पे लाने की कोशिश की जाएगी ओपन कंपटीशन देके। तो ये इंट्रोड्यूस करने की सोचा, बट ऐसा नहीं हो पाया 1833 में, ये हुआ फिर 1853 में। तो यहाँ तक की चीजें ये बहुत ईजी है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, विलियम बेंटिक पहले बनते हैं और सिविल और मिलिट्री पावर ये पूरी विलियम बेंटिक को दे दी गई थी। यानी अभी अगर आप देखोगे तो विलियम बेंटिक सिविल और मिलिट्री दोनों चीजों पे अभी डिसीजन ले सकते थे और गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास जो उनको लॉ मेकिंग पावर जो थी उनसे छीन ली गई और अभी लॉ भी है बॉम्बे और मद्रास के लिए बनाएंगे, वो है विलियम बेंटिक। ईस्ट इंडिया कंपनी को कमर्शियल बॉडी करके खत्म कर दिया गया और अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। अटेम्प्ट कर दिया गया कि ओपन कंपटीशन शुरू हो जिससे सिविल सर्वेंट्स को हम अपॉइंट कर सके। इजी एक्ट है याद रखने के लिए और शायद ही आपको समझ चुका है। ओके, चलिए आगे बढ़े। इस लाइन का क्या मतलब है? यहाँ पे जो है पॉइंट नंबर 2 है बुक में, द लॉ मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट्स वर कॉल्ड रेगुलेशंस, व्हाइल लॉ मेड अंडर दिस एक्ट वर कॉल्ड एक्ट्स। कौन सा? अच्छा, जो लॉ रहेंगे वो एक्ट। हाँ, तो पहले रेगुलेशंस थे। पहले रेगुलेशंस क्या थे? रेगुलेशंस यानी हम ये कह सकते हैं कि पहले रूल्स बनाए जा रहे थे कंपनी के लिए। अभी कंपनी के लिए रूल्स नहीं बनाए जा रहे। कंपनी के लिए सिर्फ क्या लाया जा रहा है? एक्ट लाया जा रहा है। एक्ट यानी अभी अब तक रेगुलेशंस कहलाते थे क्योंकि वो रूल्स के तौर पे भेजे जाते थे। अभी डायरेक्ट उसको एक्ट, यानी नाम ही बदला है सिर्फ, और कुछ नहीं। ऐसा समझे कि एक्ट जैसे बनते हैं ना पार्लियामेंट से पास होके, वैसे यहाँ एक्ट बनने शुरू हुए, इसलिए यहाँ पे ये पॉइंट उन्होंने यूज किया है। ओके, ठीक, यस। पहले रेगुलेशंस थे, अभी एक्ट उनको नाम दे दिया गया। हाँ, सो जस्ट 1 मिनट आगे बढ़ने के पहले यस। सो चलिए नेक्स्ट एक्ट हम देखते हैं और हमारा जो नेक्स्ट एक्ट है वो है 1853 का एक्ट। नेक्स्ट एक्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले सेपरेटेड लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। अब गवर्नर जनरल को जो पावर मिली थी, देखिए लेजिस्लेशन करने के कुछ पावर दिए गए थे गवर्नर जनरल काउंसिल को। यानी देखिए बॉम्बे मद्रास जैसे प्रोविंसेस के लिए वो लॉ भी बना सकता था, बट यहाँ पे उन्होंने क्या किया, इसीलिए एक्ट इसको कहा गया। ठीक है, एक्ट कहने का जो आपको आपने रीजन पूछा ना, वो मेनली हम ये कह सकते हैं कि इनको लेजिस्लेटिव पावर भी दिए गए थे, यानी एक्ट भी यहाँ पे बनाए जाएंगे। तो इसीलिए वो उसको रेगुलेशन ना कहते हुए एक्ट कहा गया, क्योंकि यहाँ पे अभी एक्ट यही से बनने वाले थे, क्योंकि एक्ट बनाने के पावर तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को मिल चुके थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? हाँ, चलिए। तो अभी देखिए गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल, अभी 20 साल में क्या पता चला? 20 साल में ये पता चला कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो है गवर्नर जनरल काउंसिल के, ये मेनली क्या हो गए,
तो ये एक जैसे हो गए थे। अब लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन एक में होने के कारण बहुत ज्यादा बर्डन आ गया था इस काउंसिल पे, और बहुत बड़ा बर्डन आने के कारण इन्होंने कहा कि लॉ बनाने की एक अलग से बॉडी रखेंगे और एग्जीक्यूट करने के लिए एक अलग से बॉडी रखेंगे। यानी गवर्नर जनरल काउंसिल जो है उसमें लेजिस्लेशन देखने के लिए कुछ अलग लोग और एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ अलग बॉडी बनाएंगे। ये सबसे पहली बार सेपरेट कर दिया गया, लॉ बनाने वाले अलग, एग्जीक्यूट करने वाले अलग। इंट्रोड्यूस किया गया ओपन कंपटीशन को। ओपन कंपटीशन को जो इंट्रोड्यूस किया गया ये पहली बार यहाँ पे हुआ। यहाँ पे सिर्फ अटेम्प्ट किया गया था कि लाएंगे, बट लाया नहीं गया, बट लाया गया मेनली ओपन कंपटीशन यहाँ पे। और कमिटी जो बिठाई थी ओपन कंपटीशन के बारे में जो डिसीजन लेने वाली थी वो थी मैकॉले कमिटी, और ये 1854 में लाई गई। ओके, उसके बाद पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था लोकल रिप्रेजेंटेशन है इंडियन को लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अब देखिए गवर्नर जनरल जो है यहाँ पे इंडिया होना था, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे इनके पास अभी एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी था, इनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल भी था। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इनके पास ये एग्जीक्यूटिव यानी जो लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं और लेजिस्लेटिव यानी जो लॉ खुद बनाते हैं। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल जो रहेंगे उसमें पहली बार लॉ बनाने के लिए कुछ इंडियंस को भी यहाँ पे जगह दी गई। इंडियंस का भी लोकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हुआ। 6 लोगों में से जो 6 नए मेंबर आए थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, क्योंकि लेजिस्लेटिव अलग बनाया गया, इसमें से 4 लोग जो थे ये इंडियन लाए, इंडियन रिप्रेजेंटेशन मिला, जैसे कि मद्रास से, बॉम्बे से एक, बंगाल से एक, आगरा से एक। तो ये लोग जो है ये भी लॉ बनाने में कहीं ना कहीं काम करेंगे। तो यहाँ क्या होता है, मेनली लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो है गवर्नर जनरल काउंसिल के इसको अलग कर दिया गया। पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी सिर्फ, अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बनाई गई और लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियन को भी रिप्रेजेंटेशन मिला, लोकल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ तक क्लियर 1853 का एक्ट सबको? यस सर। यस, चलिए आगे। सर हाँ सर, ओपन कंपटीशन में इंडियंस को अलाउ इस टाइम था या नहीं? हाँ, अंडर चार्टर एक्ट ऑफ 1853 यहाँ पे अलाउ कर दिया गया है ना। तो कोवेनेंटेड, हाँ, यानी कैसा था कि कोवेनेंटेड और नॉन कोवेनेंटेड दो सर्विसेज थी। जैसे हम मॉडर्न हिस्ट्री में ये पढ़ते हैं, सो मॉडर्न हिस्ट्री में हमने देखा था नॉन कोवेनेंटेड जो पोस्ट थी उसमें इंडियंस को भी जगह देने लग गए थे, है ना। तो ये यहाँ पे ऐसी 2 पोस्ट बना के एक में हमें जगह दी थी। और जिसको इसके बारे में और भी डिटेल पढ़ने होंगे, यानी ये तो मॉडर्न हिस्ट्री के इसमें देखिएगा प्लेलिस्ट में मैंने ये बनाया है, सिविल सर्विसेज जो है, इवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, ऐसा एक लेक्चर बनाया, राइट। हाँ, तो उसमें आपको ये और नॉलेज मिल जाता है। तो यहाँ तक क्लियर सबको। चार्टर एक्ट ऑफ 1853, यहाँ पे मैं क्राउन रूल जो कंपनी रूल था इसको खत्म करता हूँ, है ना। तो ये है हिस्टोरी, ये पूरे फैक्चुअल चीजें हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आपको, उसके पहले देखिए मैं आपको ये बता दूं कि ये जो है कंपनी क्राउन रूल जो खत्म होता है इसके बाद कंपनी रूल को शुरू करेंगे हम। ओके, सो कंपनी क्राउन रूल में आपको ये कौन सा है हम देख रहे थे। कंपनी रूल में हमने सबसे पहले देखा कि कौन कौन से एक्ट है, एक बार आप लोग मुझे बता देंगे और फिर हम क्राउन रूल की तरफ बढ़ेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया। हाँ, यस, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यानी हम आपको अच्छे से याद भी रहेगा, आप लोगों को सबको। आप लोग बोलेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सबसे पहले हमने जो एक्ट देखा वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद हमने देखा के साथ अमेंडमेंट 1781 का अमेंडमेंट। उसके बाद 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस वाला। उसके बाद 1793 चार्टर एक्ट। उसके बाद 1813 जो है ये चार्टर एक्ट। 1833 चार्टर एक्ट। 1853 चार्टर एक्ट। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पोस्ट आती है 1773 में। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पोस्ट आती है 1833 या 13 में या 50? 1833 गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1833। ओके, सो और बाकी चीजें आप याद रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट बना 73 में। 1781 है ना, तो 81 में सुप्रीम कोर्ट के पावर्स उन्होंने बताया। ये 1774 है। हाँ, यानी एक्ट में इसके और बनाने की जो डेट है वो 74 है ना, और आया 73 के एक्ट में, ठीक है। हाँ, 84 पिट्स इंडिया एक्ट, जहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट आई? डबल गवर्नमेंट, डबल गवर्नमेंट यहाँ पे आई। 86 की अगर बात करें तो डबल और डुअल गवर्नमेंट वही होता है। यस, एक ही एग्जैक्टली। 86 में कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस को याद रखिएगा। 93 में चार्टर एक्ट आता है। 1813 में इनको 20 साल के लिए बढ़ाया जाता है कंपनी का रूल।
यहाँ पे कंपनी की मोनोपोली, यहाँ पे टी एंड चाइना के लिए रखते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं तो उनकी मोनोपोली ही खत्म कर देते हैं, है ना। तो ये चीजें होती है। यहाँ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसके काउंसिल में दो चीजें लगते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। यहाँ तक की चीजें सबको याद है अच्छे से। तो अभी हम क्राउन, यस एग्जैक्टली, हाँ तो याद है। तो अभी हम देखिए मेनली आज मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन और ये सब लिया आपका स्टार्टिंग में, इसलिए थोड़ा सा ये आखिरी वाला कुछ टॉपिक जो है ये हमें कल लेना पड़ेगा, बट हम इसी तरह फास्ट अभी जो है हम इसी तरह जाएंगे। तो ये हमारा ये जो चैप्टर है वैसे ये आज ही खत्म हो जाता है, बट इंट्रोडक्शन लेना भी आपका जरूरी था अदरवाइज। और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है किसी को भी, हम इसको जल्दी ही खत्म करने वाले इस कोर्स को, ऐसा मत समझे कि बहुत दिन चलेगा, नॉट लाइक दैट। कुछ कुछ टॉपिक है पॉलिटी में जो टाइम लेते हैं, कुछ कुछ टॉपिक है जो जल्दी खत्म होते हैं, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने जितना टाइम बोला है मैं उसमें आपको कवर करके दूंगा, हो सकता है 1.5 घंटा नहीं तो 2 घंटा लूंगा। हाँ यस So please can you show me the first 3 slides? yes, first 3 slides, just a minute. 1 2 3 yes. The next. Yes, the next. Yes. Okay, sir. Thank you, sir. Yes. All right. हाँ। सो एक बार सब लोग देख लीजिए, इसमें मैं इसको ऊपर दिखा रहा हूँ, एक बार ऊपर पढ़ लीजिए और फिर मैं आपको अभी क्वेश्चन तो पूछने दे, अभी तो हम आप कल सॉल्व करने वाले जो एमसीक्यूज है उसको। सो अभी इसको देख लीजिए। हाँ आंसर राइटिंग के लिए है। जस्ट अ मिनट, मैं आपको क्वेश्चन, सर ये पीपीटी कब तक मिलेगी हमको पीडीएफ में? आज ही मिल जाएगी, आज ही मैं अभी इसका शेयर करता हूँ लिंक। ओके यस, हाँ यस, ये एक बार देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये मेन पॉइंट्स ऊपर पढ़ लीजिए। Sir, is available on YouTube also? यूट्यूब में मैं इसका वो डाल दूंगा जो आज के लेक्चर का रिकॉर्डिंग है वो, बट रिकॉर्डिंग यानी आपको प्राइवेट प्लेलिस्ट में, उसके लिए आप लोगों को आपके ईमेल आईडी मुझे भेजना पड़ेगा, फिर प्राइवेट प्लेलिस्ट में आपकी ईमेल आईडी डालूंगा और वहां से आप लोग अपनी ये वीडियोस को देख सकेंगे, है ना। तो वही ईमेल आईडी से खोलिएगा अपना अकाउंट अगर देखना है तो, बाकी इससे नहीं दिखेगा वो, ठीक है। तो मुझे आज ईमेल आईडी भेज दीजिएगा आप लोगों के, ठीक है। ये है, ये एक और देखा हमने, ये 1793 का हमने देखा, चार्टर एक्ट 1813 का हमने देखा है, ओके ठीक है। क्वेश्चन लिखिए मेंस का। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, compare and contrast the salient features of compare and contrast the salient features of Charter Act, the salient features of Charter Act, of year 1830, हाँ 1813, 1833 एंड 1853, इन तीनों के जो सैलिएंट फीचर्स है उनको कंपेयर करना है और उनको कॉन्ट्रास्ट करना है ना। ये चीज़ है, आप पहले आंसर लिखेंगे फिर मैं उसको देखूंगा कि आपने कैसा लिखा है। इसके लिए आपको दिए जाते हैं, Sir, in how many words? हाँ इसके लिए आपको मिलते हैं 150 वर्ड्स, 150 वर्ड्स। पहला क्वेश्चन है 150 वर्ड्स में लिखेंगे। तो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द चार्टर एक्ट ऑफ द साइलेंट फीचर ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1833 एंड 1853, इन तीनों के फीचर्स को आपको कंपेयर करना है। ओके सो ये सब चीजें हैं जो आज हमने पढ़ी है।